आइए आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारी इस क्लास में जुड़ने से पहले राजस्थान सरकार की एडवाइजरी के अकॉर्डिंग आइए 2 मिनट योग प्राणायाम और ध्यान को देते हैं और उसके बाद आगे क्लास से जुड़ेंगे। कल हमने ओम का उच्चारण किया था। आइए हमारे मस्तिष्क को ठीक करने के लिए आज हम अपनी क्लास की शुरुआत भ्रामरी प्राणायाम के साथ करते हैं और उसके बाद अपनी क्लास से जुड़ते हैं। भ्रामरी प्राणायाम में हमें अपनी दोनों अंगुलियों से, बीच की दोनों अंगुलियों से आंखों को बंद करना है। ऊपर की अंगुली हमारी बाहों पर, आईब्रोज पर रहेगी और अंगूठों से हमें कानों के ढक्कन बंद करने हैं और भंवरे की तरह 3 बार गुंजन करना है। तो आइए आप सब लोग भी करेंगे। श्वास अंदर भरें और उसके बाद भंवरे की तरह गुंजन, श्वास छोड़ते हुए। इसे करने से हमारा मस्तिष्क शांत रहता है और जो भी हम पढ़ते हैं वो हमें याद होता है, हमारा दिमाग दिन भर शांत रहता है। तो आइए जुड़ते हैं आज की क्लास में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भील जनजाति। विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। एस्किमो जनजाति और बुशमैन जनजाति के बारे में विस्तार से हमने बात की। आज हम बात करते हैं भील जनजाति की। भील जनजाति एक ऐसी जनजाति जो आदिकाल से इस भारत में चली आ रही है। यहाँ इस जनजाति के लोग रहते हैं और ना केवल वर्तमान काल की बात करें, इसके साथ साथ ऐतिहासिक काल में भी इस जनजाति का बड़ा महत्व रहता है। अगर हम बात करें शिव के पुत्र निषाद की, जिन्होंने शिव के वाहन नंदी बेल को मार दिया था, इसके बाद शिव ने उन्हें वन में जाकर रहने को आदेश दिया था, उन्हें वन में छोड़ दिया था। इस वजह से निषाद ने अपना जीवन वनीय क्षेत्र में, वन प्रदेश में गुजारा और इसी के कारण इस जनजाति की उत्पत्ति हुई जो वनीय प्रदेशों में निवास करती है। इसके बाद यदि हम बात करें त्रेता युग की, जिसमें भगवान राम थे, उसमें हमें पता है भगवान राम जब वनवास में जाते हैं तो एक आश्रम में जाकर मां शबरी से जूठे बेर, मीठे बेर खाते हैं। भजन में भी गाते हैं, चित्रकूट के घाट पर भिलनी जोवे बाट, राम मेरे घर आना। वो भिलनी जो शबरी थी वो भील जाति की महिला थी। और इसके बाद बात करें यदि वर्तमान दौर की, तो महाराणा प्रताप, हम सब जानते हैं अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में भी महाराणा प्रताप की सेना के जो सैनिक थे वो अधिकांशतः भील जाति के थे। भील जाति के जो सैनिक हैं वो गोरिल्ला युद्ध करने में माहिर होते हैं। गोरिल्ला युद्ध क्या है? पहाड़ों के बीच में ये लोग रहते हैं, अचानक से धावा बोलते हैं, दुश्मन को छिन्न भिन्न करके, लूट के, तहस नहस करके पुनः पहाड़ों में जाकर छिप जाते हैं। पहाड़ों में रहने के कारण पहाड़ी क्षेत्र के जो दुर्गम और गुप्त रास्ते होते हैं उनकी जानकारी अन्य लोगों को नहीं होती और भील जाति के लोगों को होती है। इस वजह से इनके दुश्मन इनको पहाड़ी क्षेत्र में ढूंढ नहीं पाते हैं और ये अपने दुश्मनों को आसानी से हरा देते हैं, पराजित कर देते हैं। तो आइए बात करें भील जनजाति की। सबसे पहले हम बात करें इस भील शब्द की उत्पत्ति के बारे में। तो यह शब्द द्राविडियन भाषा से लिया गया शब्द है। ऐसा माना जाता है कि इस शब्द की उत्पत्ति द्राविडियन भाषा से हुई, जिसका अर्थ है बिल्लू। जिसे हम सामान्य भाषा में अगर समझें इस बिल्लू शब्द का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है तीरंदाज।
तीरंदाज जो अच्छा तीर चला सकता है, धनुष और बाण के माध्यम से अपने लक्ष्य को कुशलता से भेदने वाला व्यक्ति तीरंदाज कहलाता है। यानी इसका तात्पर्य यह हुआ कि भील जनजाति के जो लोग हैं वो कुशल तीरंदाज होते हैं, तीर चलाने में बहुत निपुण होते हैं। इस भील जनजाति को भारत का धनुष पुरुष भी कहा जाता है। भारत का धनुष पुत्र भी कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास को विश्व के पटल पर रखने वाले कर्नल जेम्स टॉड, इन्होंने इस जनजाति के लोगों को वनवासी भी कहा है। छोटा प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है, भील जनजाति को वनवासी की उपमा या वनवासी की संज्ञा किसने दी? कर्नल जेम्स टॉड ने। अगर भील जनजाति के ऐतिहासिक काल से लेकर अभी तक प्रसिद्ध व्यक्तियों के नामों की हम बात करें तो हम शुरुआत कर सकते हैं निषाद से, जो शिव के पुत्र थे। इन्होंने इस भील जनजाति की स्थापना की, ऐसा माना जाता है। इसके बाद बात करें तो राम के दौर में, त्रेता युग में शबरी, जो राम की भक्ति में लीन थी, राम को मीठे बेर इन्होंने खिलाए थे। इसके बाद यदि हम बात करें कृष्ण के दौर में, महाभारत काल में, तो एकलव्य, सभी ने छोटी क्लास में कहानी सुन रखी होगी, गुरु द्रोणाचार्य के पास एकलव्य गया, जो भील जाति का एक लड़का था। उसने एक निवेदन किया कि मुझे धनुष बाण चलाना सिखा दीजिए। एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने यह कहकर धनुष बाण सिखाने से मना कर दिया कि मैं केवल राजवंशों के राजकुमारों को ही धनुष बाण चलाना सिखाता हूं। उस बात को एकलव्य ने अपने मन में बैठाया और अपने गुरु द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा, एक मूर्ति बनाई, उसको सामने रखा, उसकी पूजा करते हुए उस मूर्ति को अपना गुरु मानकर उन्होंने धनुष बाण चलाने की शिक्षा लेना शुरू किया। एक समय की बात है जब गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को, राजकुमारों को लेकर जंगल में गए तो आगे जो कुत्ता चल रहा था बहुत भौंक रहा था। वो एकलव्य के पास से गुजरा। एकलव्य को ऐसा लगा कि मेरे ध्यान में यह कुत्ता बाधा उत्पन्न कर रहा है। एकलव्य ने अपने धनुष के माध्यम से ऐसे बाण चलाए कि उस कुत्ते के मुंह को पूरा बाणों से भर दिया, जिससे वो कुत्ता भौंक नहीं सकता था। मरा नहीं, लेकिन उसका भौंकना बंद हो गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने ये देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए कि ये इतना सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहां से आया। इसके बाद आगे की कहानी हम जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने अंगूठा काटकर एकलव्य का गुरु दक्षिणा के रूप में मांगा था। तो ये एकलव्य भी इस भील जनजाति का था। और इसके बाद हम बात करें महाराणा प्रताप की, तो महाराणा प्रताप की सेना के अधिकांश सैनिक जो हैं वो भील जनजाति के ही थे। और महाराणा प्रताप में की सेना में पूंजा नामक एक जो भील था, उसने महाराणा प्रताप को अकबर के खिलाफ युद्ध में बहुत अधिक सहायता दी थी। इसलिए इस पूंजा का नाम भी बड़े सम्मान की दृष्टि से लिया जाता है। तो यह लोग भील जनजाति के थे जिन्होंने अपने नाम के बल पर अपनी जनजाति का नाम विश्व के मानस पटल पर प्रसिद्ध किया था। अब अगर हम बात करें भील जनजाति के ऐतिहासिक दृष्टिकोण की, तो भील जनजाति ने भारत के कुछ क्षेत्रों में अपना राज्य स्थापित करके अपना शासनकाल भी लंबे समय तक चलाया था। इस जनजाति का जो शासनकाल था उसे विहिल वंश के नाम से जाना जाता है। विहिल वंश का जो शासन था वो भील जनजाति का ही शासन था। इन्होंने 4 क्षेत्रों में, डगरिया, बांसिया, कोटिया और देयावा, इन 4 क्षेत्रों में अपना शासन स्थापित किया था और लंबे समय तक अपना राज्य स्थापित करके संचालित किया था। ये चारों क्षेत्र वर्तमान में किस नाम से प्रचलित है, आइए बात करें। डगारिया वर्तमान डूंगरपुर जो क्षेत्र है उसे डगारिया कहते हैं। बांसिया वर्तमान में जो बांसवाड़ा क्षेत्र है इसे बांसिया कहते हैं। कोटिया वर्तमान में जो कोटा है उसे कोटिया कहते हैं। और देयावा वर्तमान का जो उदयपुर है
उसे देयावा कहते हैं। तो भील जनजाति ने इन 4 क्षेत्रों पर विहिल वंश नाम से लंबे समय तक शासन भी किया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति है, सबसे प्राचीन जनजाति है। तो छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत की सबसे प्राचीन जनजाति का नाम बताइए। भील जनजाति। अब यदि भारत में इनकी स्थिति के आधार पर बात करें तो भारत में सर्वाधिक जनजाति की दृष्टि से हम बात करें तो नंबर 1 पर आती है गोंड जनजाति। सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करें तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो गोंड जनजाति है। नंबर 2 पर हम बात करें तो संथाल जनजाति है जो भारत में अधिक पाई जाती है। और उसके बाद यदि 3 नंबर पर हम बात करें तो भील जनजाति है, यानी भारत की तीसरी बड़ी जनजाति भील जनजाति है, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। और उसके बाद यदि थोड़ा सा आगे बढ़कर राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में जनजातियों की दृष्टि से प्रथम स्थान मीना जनजाति का आता है, जिसे मीना भी कहा जाता है। और द्वितीय स्थान पर भील जनजाति है। तो अब याद रखने की दृष्टि से बड़ा आसान ये हो गया कि अगर भारत की बात करें, भारत में भील जनजाति का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है तो तीसरा स्थान है। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति का दूसरा स्थान है। आइए अब बात करते हैं भील जनजाति की शारीरिक विशेषताओं के बारे में कि इनका शरीर कैसा होता है, इनका शरीर का रूप रंग किस प्रकार का है, इनका व्यवहार किस प्रकार का है, यानी शारीरिक एवं चारित्रिक विशेषताओं के बारे में हम बात करें तो इनका कद नाटा होता है, ना लंबा ना ठीना, मध्यम। 4-5 फीट की हाइट इनकी होती है। इनका रंग गहरा काला होता है। इनकी नाक चौड़ी होती है, आंखें लाल होती है और बाल रूखे होते हैं। इनका जबड़ा बाहर निकला होता है, थोड़ा सा बाहर की ओर निकला हुआ होता है। इनका शरीर सुगठित एवं सुडौल होता है, मजबूत होता है। यह लोग परिश्रमी एवं ईमानदार होते हैं, यानी मेहनत करने में पीछे नहीं रहते हैं। मेहनती काम, परिश्रम के स्वरूप जो काम होते हैं वो काम ये बहुत अच्छे से करते हैं और ईमानदार होते हैं। यह लोग चोरी करना पाप मानते हैं, यानी चोरी कभी भी नहीं करते हैं। और हमें भी इनसे ये सीख लेनी चाहिए, हमें भी कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। यह लोग आजादी प्रेमी और देशभक्त होते हैं। अभी हमने चर्चा की हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में सैनिक के रूप में भील जनजाति के लोगों ने भाग लिया, यानी ये जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां अपने आप को स्वतंत्र रखना पसंद करते हैं, गुलामी इन्हें पसंद नहीं है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि यह लोग देशभक्त होते हैं। देशभक्ति की भावनाएं इनमें कूट कूट कर भरी होती है। इसीलिए भारतीय सेना में भील रेजिमेंट की मांग भी इनके द्वारा की जाती है। इस जनजाति की महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा सुंदर होती है। पुरुष वर्ग जो है उसकी अपेक्षा महिला वर्ग जो इस जनजाति का है वो अधिक सुंदर होता है। अब आइए बात करते हैं भील जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में। तो देखिए, भील जनजाति के निवास क्षेत्र की हम बात करें तो भील जनजाति सामान्यतः दुर्गम और पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। दुर्गम ऐसे स्थान जहां आसानी से जाया नहीं जा सकता और जा नहीं सकते, जहां के रास्ते बड़े कठिन होते हैं। और पर्वतीय क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों में भील जनजाति निवास करती है और उस क्षेत्र का 33% भाग वनों से ढका हो, यानी जंगल में रहना पसंद करते हैं। और वहां की जलवायु मानसूनी होती है, उस क्षेत्र में यह लोग निवास करते हैं। तो यदि हम बात करें भारत में ऐसे क्षेत्र जो दुर्गम है, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जहां वन भी है और जहां मानसूनी जलवायु है, वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो वो क्षेत्र हमारे होते हैं अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां।
अरावली राजस्थान में है, सतपुड़ा और विंध्याचल मध्य प्रदेश में। तो इन क्षेत्रों में भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। और यदि बात करें तो वन क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों के जो वनीय क्षेत्र है वहां पर भी भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। अब देखिए, ये भील जनजाति के जो लोग हैं दो स्तर पर निवास कर रहे हैं, पहाड़ियों पर भी और नीचे वन क्षेत्रों में भी। तो इन्हें हम दो भागों में पढ़ सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। एक वह भील जो पहाड़ों पर टॉप पर पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं और दूसरे वो भील जो मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं। तो हम बात करें ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले जो भील होते हैं उन्हें हम कहेंगे पालवी। क्या कहेंगे? पालवी। और ठीक इसी प्रकार मैदानी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो भील जनजाति के लोग कहलाते हैं वांगड़ी या बांगड़ी। वांगड़ी या बांगड़ी, अब फ्रेंच शब्द है बांगड़ी, वांगड़ी या बांगड़ी। तो दोनों को हमें याद रखना है कि पहाड़ों पर रहने वाले भील पालवी कहलाएंगे और मैदानी क्षेत्र में रहने वाले भील वांगड़ी या बांगड़ी कहलाएंगे। अब इन क्षेत्रों में भी किस किस राज्य में कौन कौन से जिले में यह लोग निवास करते हैं तो इसको एक सारणी के माध्यम से हम देख सकते हैं। शुरुआत करें राजस्थान से कि राजस्थान में यह लोग कहां कहां किस किस जिले में निवास करते हैं। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, 4 जिले ऐसे हैं जहां भील जनजाति के लोग रहते हैं। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े तो मध्य प्रदेश में झाबुआ एवं रतलाम, ये 2 जिले ऐसे हैं जहां भील जनजाति निवास करती है। इसके बाद गुजरात की हम बात करें तो गुजरात में पंचमहल और वडोदरा, ये 2 जिले हैं जहां भील जनजाति निवास करती है। और उसके बाद बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक और धुले, ये जिले हैं जिनमें भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो आज की क्लास में हमने भील जनजाति की शारीरिक विशेषताएं, उसका सामान्य परिचय, उसके निवास क्षेत्र, इन टॉपिक्स के बारे में चर्चा की है। आप महत्वपूर्ण पॉइंट्स को अपनी कॉपी में लिखेंगे, नोट्स तैयार करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, याद करेंगे। अगली क्लास में हम फिर से कल मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।